अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली जी। आज तो हम पढ़ेंगे न्यूटन की मिस्टेक जो उससे गलती से हो गई थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था वो था स्पीड ऑफ साउंड। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने की जो कोशिश की, उस कोशिश में वो थोड़ा सा नाकाम रहा, क्योंकि उसने जो स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी वो की थी 280 मीटर पर सेकेंड। ये हमने अपने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखिएगा कि उसने ये कैलकुलेशन कैसे की। अब जो रियल वैल्यू थी स्पीड ऑफ साउंड की, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी वो थी 332 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर तो गड़बड़ हो गई। न्यूटन कैलकुलेट कर रहा है 280 मीटर पर सेकेंड, हालांकि रियल वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। अब हमने सबसे पहले ये देखेंगे कि न्यूटन ने गड़बड़ कहाँ पर की, क्यों गलती आई, न्यूटन क्यों गलत हो गया, कहाँ पे गलत हुआ, सबसे पहले वो देखते हैं हम यहाँ पर। अगर आपको पता है कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, फिर आपको ये भी पता होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस होती हैं। सपोज यहाँ से आपके पास साउंड्स जनरेट हो रही है, यानी साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं, तो ये आपके पास कंप्रेशन है। आगे आपके पास क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा। आगे आपके पास फिर कंप्रेशन होगा, ठीक है। इसके बाद कंप्रेशन के बाद फिर आपके पास रेयरफैक्शन होगा, ठीक है। ये आपके पास कंप्रेशन, ये आपके पास कंप्रेशन, ये आपके पास दो रेयरफैक्शन है ये वाले, ठीक है। सी से आर से मैं रेयरफैक्शंस को डोनेट कर देता हूँ ताकि दोस्तों डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब न्यूटन ने यहाँ पे गलती की थी। उसने कहा कि जब वॉल्यूम में कमी आ जाती है, यहाँ वॉल्यूम कम है, ठीक है, जब वॉल्यूम में कमी आ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। ये तो दो बातें उसने ठीक कही, वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन उसने यहाँ पे गलती कर दी। क्या गलती की, टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा। तो लैपलेस से बताया भाई न्यूटन ऐसा नहीं होता। उसने कहा कि जब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होते हैं तो टेम्परेचर में तब्दीली आती है, लेकिन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे होते हैं कि जो टेम्परेचर में तब्दीली आती है वो टेम्परेचर में तब्दीली आगे तक नहीं मुंतकिल हो पाती, यहाँ से यहाँ मुंतकिल नहीं हो पाती, लेकिन टेम्परेचर में तब्दीली आती है। जिस जगह पर आती है वो वहीं पर ही कन्फाइंड होकर रह जाती है, लेकिन आती है, ठीक है। ये मिस्टेक की थी उसने, न्यूटन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया था। लैपलेस ने कहा नहीं भाई, टेम्परेचर में तब्दीली आती है, टेम्परेचर तब्दील होता है। तो अब बॉयज़ लॉ की थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाएगी। पहले था कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। वो फॉर्म क्या हो जाएगी, PV गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब थोड़ी सी ये फॉर्म आ जाएगी। अब भाई ये क्या है, ये गैमा क्या है, तो ये भी आपको बता देता हूँ। ये है CP ओवर CV। अब आप कहेंगे सर CP और CV क्या है, भाई ये मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये डिफाइन करेगी कि टेम्परेचर में कितनी तब्दीली आती है। बॉयज़ लॉ में थोड़ी सी तब्दीली आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, गैमा आ गया। तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है, तो पीछे तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। वॉल्यूम में कमी आएगी, प्रेशर में इजाफा होगा। प्रेशर में कितना इजाफा होगा, P प्लस डेल P। वॉल्यूम में कितनी कमी आएगी, V माइनस डेल V। ऊपर गैमा आ गया इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर यहाँ पे प्रेशर इजाफा हो रहा है, जितना इजाफा हो रहा है उतना ही वॉल्यूम में कमी आएगी, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जितना ऊपर प्रोडक्ट है उतना ही नीचे है, तो इसलिए इस इक्वेशन को 2 का नाम देंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स पीछे वाले स्टेप्स जो पिछले टॉपिक में किए हैं, सेम स्टेप्स, ठीक है। कंपेयरिंग 1 एंड 2 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2। जी तो बच्चों कंपेयर करते हैं इसे जल्दी से जी, कंपेयर करें जी। PV गैमा इज इक्वल टू P प्लस डेल P इंटू V माइनस डेल V इंटू गैमा। जी यकीनन समझ आ गई होगी, आ गई ना। चले अब नेक्स्ट चलते हैं। PV गैमा जी। अब हमने यहाँ से V को कॉमन लेना है। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, गौर से देखिएगा। यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया। अब V कॉमन लिया, अब V क्या आएगा, मेरी पावर भी तो दो, V की भी तो ये पावर है, तो उसकी पावर भी साथ में कॉमन लेनी पड़ेगी। यहाँ से V गैमा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा,
अब ये कहेगा मेरे पास तो था ही नहीं, आपने ऐसे ही कॉमन ले लिया। हम कहेंगे बेफिक्र हो जाओ, हम आपके नीचे उतनी वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं जी, सब खुश हो गए। ठीक है, यहाँ से v बाहर आ गया, ठीक है, साथ में अपनी पावर भी ले आया, इसलिए यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे v नहीं था तो इसलिए इसके नीचे हमने क्या कर दिया, v को डिवाइड कर दिया। जब ये सिचुएशन हो कि दो टर्म में से कुछ चीज़ कॉमन लेनी है, एक के पास वो है और एक के पास नहीं है, तो एक पास है वो निकाल लें, जिसके पास नहीं है उसी को उसके नीचे डिवाइड कर दें। एग्जांपल आपके सामने आ चुकी है जी। वो जो देखिए वी गैमा से कैंसिल हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या बचता है, P बराबर है P प्लस डेल P इंटू 1 माइनस डेल V ओवर गैमा इंटू गैमा जी। यहाँ पे अब हम इसको स्टॉप करने लगे हैं, रोकने लगे हैं। जब भी क्वेश्चन स्टॉप करते हैं इसका मतलब है उसको हमने बाद में इस्तेमाल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें जी। अब यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करना है इस टर्म के ऊपर। यहाँ पर इसको मैं अलग से सपोज कर लेता हूँ, 1 माइनस डेल वी ओवर वी इंटू गैमा। सॉरी ये v है, आपको गैमा में भी लग रहा हो, ये v है। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, 1 वैसे लिखेंगे, ये वाली जो पावर है इसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे, गैमा डेल वी ओवर वी प्लस सो ऑन कर देंगे। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए इतना काफ़ी है। मैथ वाले स्टूडेंट्स को पता होगा, वो चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चन भी कर चुके होंगे। ठीक है, तो बायो के स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा, 1 आपने वैसे लिखना है, जो आपकी पावर गैमा है उसको सेकंड टर्म से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है और आगे लिख देना सो ऑन निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, निगलेक्टिंग हायर टर्म्स। हायर टर्म्स को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। आपके पास सिर्फ क्या बच गया, ये वाला पोर्शन बच गया। इस पोर्शन को उठाएं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। ये सारे काम हो रहे हैं न्यूटन की वजह से। देखें गलती कर दी, अब उस याद हमें करना पड़ रहा है, लैप्लेस करेक्शन। चलें ये देखें नेक्स्ट, कोई बात नहीं, p को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, p को इससे मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, माइनस गैमा p डेल v ओवर v। अब डेल p को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं, डेल p, अब डेल p को इससे मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस माइनस माइनस गैमा डेल p डेल v ओवर v। अब देखिए इस पूरी टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, ऐसे ही है ना। पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि डेल p भी बहुत छोटा है, डेल v भी बहुत छोटा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मज़ीद छोटा आ जाएगा। और इतना छोटा आंसर हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाता है, ये 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाता है। इसलिए ये हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों ले हम इसे, जब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हमने इसे निगलेक्ट कर दिया, जाने दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन बच गई वो ये बच गई जी। तो स्टूडेंट्स अब इस p को इधर लेके आए, ये p इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, p माइनस p इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, माइनस गैमा p डेल v ओवर v प्लस डेल p से कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपके पास बच गया 0, ये आपके पास आ गया माइनस गैमा p डेल v ओवर v प्लस डेल p। तो ये सारी टर्म इधर आके प्लस हो जाएगी, गैमा p डेल v ओवर v इज़ इक्वल टू डेल p। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है गैमा p की, तो गैमा p की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब ये दोनों टर्म उधर जाएंगी, ये दोनों टर्म इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएंगी। आपके पास जो गैमा p है वो किसकी इक्वल आ गया, डेल p। ये दोनों टर्म्स उठी और इसके नीचे आके डिवाइड हो गई, डेल v ओवर v। तो आपको लास्ट वाला टॉपिक अगर याद हो तो इसको हमने स्ट्रेस कहा था, इसको हमने नीचे वाले टर्म को हमने स्ट्रेन कहा था, और इस सब को हमने किसका नाम दिया था, E का नाम दिया था। ये तो फार्मूला आपको याद होगा, हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था स्पीड ऑफ साउंड में। तो अब E की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, इज़ इक्वल टू गैमा p ओवर डेंसिटी। न्यूटन ने जस्ट इस गैमा को इग्नोर किया था, यानी टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रखा था। न्यूटन ने जस्ट ये फार्मूला ड्राइव किया था और इसका उसने आंसर निकाला था 280।
ठीक है, और गैमा की वैल्यू होती है 1.41 है, कंफर्म कर लीजिएगा। और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 333 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 332 मीटर पर सेकेंड। अब जाके ये वैल्यू यहाँ पे करेक्ट हुई है, और इसके रीज़न क्या थी, इस वैल्यू गलत क्यों आ रही थी, क्योंकि न्यूटन ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था। हालांकि ये कांस्टेंट नहीं होता, ये करेक्शन की किसने, लैप्लेस ने, इसलिए इस टॉपिक का नाम रखा गया लैप्लेस करेक्शन। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीड ऑफ साउंड और लैप्लेस करेक्शन। इन दोनों टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं, अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।